हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स दिसंबर 2023 का एडिशन। ठीक है, ये दिसंबर 2023 का एडिशन है और इस वीडियो में आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो रेस्ट टॉपिक बचा हुआ था, आपको खेलकूद, ठीक है, खेलकूद और साथ में पुरस्कार पुरस्कार सम्मान उसको भी इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। तो 10 अक्टूबर को हुरून इंडिया और 361 वेल्थ ने 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी की है और इस लिस्ट में पहले स्थान पे आते हैं मुकेश अंबानी। कुल संपत्ति जो है इनकी वो 8.08 लाख करोड़ रुपए की है, जिसकी कंपनी के मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। फिर दूसरे स्थान पे आते हैं गौतम अडानी। 4.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है इनकी, अडानी समूह, ठीक है, इनकी कंपनी है। तीसरे स्थान पे आता है साइरस पूनावाला। 2.78 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, इनकी कुल संपत्ति है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनकी कंपनी है। शिव नादर जो है वो चौथे स्थान पे है 2.28 लाख करोड़ रुपए के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। फिर है गोपीचंद हिंदुजा, पांचवें स्थान पर 1.76 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है इनकी और ये हिंदुजा ग्रुप के हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो देखा जाए तो 15वां वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मतलब ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 जारी किए हैं और इसके तहत विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की गई है और इस सूचकांक में जो कुल देश शामिल है वो कुल देश 47 शामिल है। भारत का स्थान इस सूचकांक में 45वां है, जिसका समग्र कुल जो समग्र सूचकांक मूल्य है यानी मान है वो है 45.9। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पे नीदरलैंड है जिसका मान है 85.0, दूसरे स्थान पे है आइसलैंड 83.0, तीसरे स्थान पे है डेनमार्क 41.3 और सबसे अंतिम जो 47वां स्थान है वो है अर्जेंटीना का 42.3 मान के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पीएम गति शक्ति का सार संग्रह देखें। तो पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी हुआ है जो कि 13 अक्टूबर को हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है और इस सार संग्रह में पीएम गति शक्ति को अपनाने और इसके लाभों के संबंध में जो 8 अनुकरणीय उपयोग के मामलों यानी कि एग्जाम्पलरी यूज केसेस जो है उस पर प्रकाश डाला गया है। देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में पीएम गति शक्ति 7,000 किलोमीटर से अधिक दूरी के एक्सप्रेसवे की योजना बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है, जिसमें जीआईएस मानचित्रों के माध्यम से क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में तेजी आई है। पीएम गति शक्ति के तहत वर्ष 2022-23 में नई रेलवे लाइनों के लिए 400 से अधिक परियोजनाओं हेतु अंतिम अव्यवस्थित, ठीक है, अंतिम अवस्थित का सर्वेक्षण मतलब फाइनल लोकेशन सर्वे किया गया है। ठीक है, और जबकि पिछले वर्ष 57 परियोजनाओं हेतु ये सर्वेक्षण किया गया था। आगे देखें तो इसके परिणाम स्वरूप लगभग 13,500 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन की योजना बनाई गई है और 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल प्रक्षेपण। देखा है तो 18 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया और ये परीक्षण जो है वो बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल का परीक्षण जो है वो SU-30 MKI फाइटर जेट से किया गया और ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल सुपरसोनिक हथियार प्रणाली से उन्नत संस्करण है और इस मिसाइल का जो मारक क्षमता है वो है 290 किलोमीटर। सुपरसोनिक की स्पीड से ये मिसाइल अपनी लक्ष्य तक 200 से 300 किलोग्राम तक विस्फोटक को ले जाने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विश्व के पहले पुरुष गर्भ निरोधक का भारत में क्लिनिकल परीक्षण पूर्ण।
देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर, आईसीएमआर ने पुरुषों के लिए टीके से ली जाने वाली विश्व की पहली गर्भ निरोधक दवा का क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया, बिना किसी दुष्प्रभाव के। जो रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस है, उसका मतलब कि गर्भ निरोधक टीके की संपूर्ण जो प्रभावकारिता है उसमें 97.3% पाई गई है। ये इंजेक्शंस, ये जो आपको जो टीका की तरह दिया जा रहा है, इसका 97.3% परफेक्ट पाया गया है इस गर्भ निरोधक टीके को। और देखा जाए तो इसमें शुक्राणु नलियों में टीके के जरिए प्रवेशित किया जाता है और इसमें मौजूद जो पॉलीमर नली है उसकी अंदरूनी दीवार से चिपक जाता है। पॉलीमर जब शुक्राणु के संपर्क में आता है तो ये उनकी पूंछ को नष्ट कर देता है, जिससे शुक्राणु अंडों को गर्भाधान करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इस RISUG मतलब आपको जो रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस है, ये एक नई पुरुष गर्भनिरोधक तकनीक है और इसका विकास 1970 में हुआ था। ठीक है, 1970 के दशक में हुआ था, जब एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुजॉय के गुहा ने एक पुरुष गर्भ निरोधक विधि पर शोध करना शुरू किया था। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है गुजरात के ढोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार। तो देखा जाए तो 19 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है उसके द्वारा जारी जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में गुजरात के कच्छ जिले के स्थित ढोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में लगभग 260 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुल 54 गांव का चयन किया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में लगभग 260 आवेदनों में से कुल 54 गांव का चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि इन नए 54 गांव के अतिरिक्त अन्य 20 गांव को भी इस सूची में अपग्रेड प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है और जिनमें मध्य प्रदेश का माडला गांव भी शामिल है। अवगत करा दें कि 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है उन गांव को दिया जाता है जो कि ग्रामीण विकास, मूल भूदृश्य को रख रखाव, सांस्कृतिक विरासत और विविधता, स्थानीय मूल्यों और खाद्य परंपराओं के मामलों में असाधारण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसका मुख्यालय जो है वो मैड्रिड में है, स्पेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। तो 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी की डॉल्फिन मतलब गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। और ये डॉल्फिन जो है गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित जो आबादी है वो लगभग 2000 है। गंगेटिक डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटनिस्टा गंगेटिक। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में, ठीक है, संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। तो देखा जाए तो 22 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा 51 बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन जो है वो विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। इस मिशन महिला सारथी का उद्देश्य जो है वो है महिला ड्राइवरों को और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण। तो देखा जाए तो 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। इसका निर्माण लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट CG सिटी में लगभग
23 करोड़ रुपए की लागत से होगी। ये नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5000 वर्ष पूर्व के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे जुड़े उपकरणों व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023। तो 27 से 29 अक्टूबर तक उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी में द बीटल एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया। और 27 अक्टूबर को इस फेस्टिवल का जो शुभारंभ हुआ वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बीटल एंड द गंगा फेस्टिवल भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास किया है। यह स्थानीय सभ्यता और परंपराओं को विश्व के सामने प्रदर्शित करने की एक पहल है। इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वह बीटल्स आश्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान। तो 22 अक्टूबर को देखा जाए तो 22 अक्टूबर को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर बीआईए सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान समारोह में जो आयोजन किया गया इस समारोह का वो बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम और मेडिवर्सल फाउंडेशन की ओर से बीआईए सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चिकित्सा सेवा, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति में बेहतर कार्य करने वाले जो प्रदेश के इन दिग्गज विभूति हैं उनकी कर्मठता और विशिष्ट सेवा भावना के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। और केसरी सम्मान से सम्मानित होने वाले जो विभूति हैं उनमें देखा जाए तो लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, ठीक है, डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, खान सर आपको शिक्षा में है, फिर डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सत्यजीत सिंह, केपीएस केसरी, डॉक्टर सहजानंद सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विमल कारक, डॉक्टर अमूल्य सिंह, ओपी अग्रवाल, डॉक्टर एस एन सिन्हा, एन अग्रवाल और डॉक्टर गुरुदेव। ये 17 विभूति हैं जिन्हें केसरी सम्मान दिया गया, बिहार केसरी सम्मान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बरौनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार। तो 9 अक्टूबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में यह पुरस्कार प्रदान किया। और बिहार के बरौनी स्थित जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है उसको प्रतिवर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बरौनी रिफाइनरी ने कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, भाप की खपत, विशिष्ट जल खपत और अन्य विभिन्न मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसके लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को मिला लाडली मीडिया अवार्ड। 21 अक्टूबर को लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली जो पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था है उसके द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड की घोषणा की गई। इस पुरस्कार से प्रभात खबर के रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को सम्मानित किया गया। प्रभात खबर के मुख्य संवाददाता राजीव पांडे को प्रकाशित घरेलू कामगारों पर एक स्टोरी है जिसका है घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, ना छुट्टी और ना उचित मेहताना के लिए उन्हें अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा। तो देखा जाए तो 6 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर सम्मान जो है वो मिला है धर्मेंद्र को जो कि अभिनेता है, और 2022 के लिए ही राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो दिया गया वो दिया गया है उत्तम सिंह को। ये संगीत निर्देशक है, म्यूजिक डायरेक्टर। फिर है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफाल प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है
पंजाब में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध। तो ये पूसा 44 जो है वो धान का एक किस्म है और इस पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया है पंजाब में। तो देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अभी भगवंत सिंह मान, और उन्होंने राज्य के अगले खरीफ सीजन मतलब वर्ष 2024 के लिए पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की हाल ही में घोषणा की। पंजाब में गिरते हुए भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने धान की पूसा 44 किस्म पर पाबंदी लगा दी है। पानी की ज्यादा खपत, अपेक्षाकृत 20% ज्यादा पराली पैदा करने वाले जो धान है कि इस किस्म को अगले सीजन यानी वर्ष 2024 की बुआई नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि अदर धान के हिसाब से 20% ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। ठीक है, और 20% ज्यादा ये धान मतलब कि जो पराली है वो पैदा करती है। ठीक है, इसलिए इसको 2024 में बुआई नहीं होगी। और देखा जाए तो पूसा किस्म को अन्य किस्मों की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 वर्ष पूर्व ही पूसा 44 के ब्रीडर बीज उत्पादन को बंद कर दिया था। और पूसा 44 धान को पकने में 152 दिन लगते हैं। इस किस्म से पराली भी अन्य किस्मों के मुकाबले 20% अधिक पैदा होती है। पंजाब में कम अवधि वाली जो किस्में हैं वो है पीआर 126, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692 को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किस्म जो है 120 दिन में पक जाती है। ठीक है, और पूसा 44 को पकने में कितना लगता है? 152 दिन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम। तो देखा है 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसमें अत्यधिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण मौजूद हैं। इनमें वैज्ञानिकों तथा डेटा विश्लेषण को समेत विशेषज्ञों का दल काम कर रहा है। वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली अप नामक ऐप मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से एकीकृत किया गया है। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 15 सूत्रीय कार्य योजना शुरू किया। इस कार्य योजना में धूल प्रदूषण, वाहन के उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम को लेकर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वायु प्रदूषण से निपटना और खासकर सर्दियों के महीनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आ गया कि दिल्ली वाहनों, उद्योग और निर्माण सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले जो उच्च स्तर के वायु प्रदूषण से जूझ रही है। पड़ोसी पंजाब और हरियाणा जो है, दिल्ली के पड़ोसी हैं पंजाब और हरियाणा, वहां किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की इमारत है और पीटीपी नगर में केरल राज्य निर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है। यह इमारत जो है वो केरल राज्य विनिर्माण केंद्र के परिसर में बनाई गई और इस इमारत का नाम जो है वो है अमेज 28। ठीक है, और इस इमारत का जो क्षेत्रफल है वो 380 वर्ग फुट। इस इमारत का निर्माण हुआ है चेन्नई स्थित स्टार्टअप क्वास्टा के द्वारा। 3D प्रिंटिंग के को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिजाइन का उपयोग करके परत दर परत निर्माण किया जाता है। सितंबर 2023 में देश का पहला 3D डाकघर बेंगलुरु में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि 3D प्रिंटिंग मूलतः देखा जाए तो विनिर्माण की एक तकनीक है जिसकी इस्तेमाल करके त्रिविमीय मतलब कि त्रिविमीय थ्री डायरेक्शनल जो है 3 डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए मूल रूप से डिजिटल स्वरूप में एक 3D वस्तु को डिजाइन किया जाता है और इसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप में प्राप्त किया जाता है। और 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल होने वाले जो प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक है उसी पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है श्रीलंका के द्वारा निशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च।
श्रीलंका ने हाल ही में 7 देश भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा देने का एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह परियोजना इन देशों की विदेशी नागरिकों को 31 मार्च 2024 तक मुफ्त में वीजा प्राप्त करने की अनुमति देगी। उपरोक्त देश के पर्यटकों से वीजा जारी करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा और हवाई अड्डे पर आगमन यानी वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। आगमन पर एक विशेष फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और इस पूरी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना, जो श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के नए राजा। तो देखा जाए तो 27 अक्टूबर को मलेशिया के शाही परिवार ने जोहोर राज्य के शासक सुल्तान इब्राहिम इस्कंद को देश का नया राजा चुन गया और 31 जनवरी 2024 को सुल्तान इब्राहिम वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। सुल्तान इब्राहिम को 17वां राजा चुना गया है। मलेशिया में राजा का पद काफी हद तक औपचारिक है, लेकिन वे प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख नियुक्तियों की देखरेख करते हैं। मलेशिया में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हॉकी वर्षों में सॉरी अस्थिरता के कारण कुछ वर्षों में राजशाही अधिक प्रभावशाली हो गई है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में राजशाही अधिक प्रभावशाली हो रही है। और देखा जाए तो मुस्लिम बहुल देश है मलेशिया, वहां राजा का जो चुनाव है वो हर 5 वर्ष पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट पिको। देखा जाए तो 26 अक्टूबर को रॉबर्ट पिको चौथी बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। सितंबर 2023 में चुनाव में 22.94% वोट के साथ उनकी पार्टी एसएमईआर ने जीत दर्ज की है और एसएमईआर पार्टी ने हलास और अति राष्ट्रवादी स्लोवाक नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। ठीक है, ये सरकार जो है वो गठबंधन सरकार है क्योंकि इनकी पार्टी जो है एसएमईआर वो सिर्फ 22.94% ही वोट प्राप्त कर सके और इस गठबंधन होने की वजह से हुआ यूं कि यूरोपीय संसद ने समाजवादी समूह से निलंबित कर दिया गया है। रॉबर्ट पिको वर्ष 2006 में पहली बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन। तो 24 से 25 अक्टूबर को सऊदी अरब के रियाद में 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आयोजन किया गया और भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन में भाग लिया। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है एफआईआई वो उसका 7वां संस्करण था और जिसका थीम था द न्यू कंपास, जो न्यू वैश्विक व्यवस्था पर केंद्रित है। इस आयोजन में विश्व के प्रमुख निवेशकों, व्यापारिक नेताओं, नीति निर्माताओं, अन्वेषकों और खोजकर्ता के भागीदार रहे हैं। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक आगे है कि एफआईआई। ठीक है, एफआईआई जो है इसकी गतिविधियां मुख्यतः 4 क्षेत्र पे। पहला है कृत्रिम मेधा, फिर है रोबोटिक्स, फिर कृत्रिम मेधा एंड रोबोटिक्स। ठीक है, फिर है शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्थिरता पर केंद्रित है। ये 4 जो इसकी गतिविधियों का मुख्यतः क्षेत्र है। और एफआईआई इंस्टीट्यूट एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है निवेश के नए रास्तों पर चर्चा करने के लिए विश्व भर में सरकार और व्यापारिक नेताओं को इकट्ठा करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि आरबीआई में निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया। तो देखा जाए तो 25 अक्टूबर को निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में कारोबारी संचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों में काम से कम 2 पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है और इस पैमाने पर खड़े नहीं उतरने वाले बैंकों को 4 महीने के अंदर पूर्णकालिक निर्देशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई के पास जमा जो कराकर इनकी जो प्रस्ताव जमा कराकर मंजूरी लेनी होगी। ठीक है,
और देखा जाए तो बैंकों को जो पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के लिए बैंकिंग नियामक से इजाजत लेनी पड़ती है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, पीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक और साउथ इंडियन बैंक में दो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोटक। कोटक बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु आरबीआई की मंजूरी। तो देखिए 19 अक्टूबर 2023 को कोटक महिंद्रा बैंक को छोटी राशि में कर्ज देने वाली कंपनी है सोनाटा फाइनेंस, उसका अधिग्रहण करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। सोनाटा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और आरबीआई ने सोनाटा में जारी शेयर पूंजी, ठीक है, शेयर पूंजी और चुकता पूंजी के 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। सोनाटा में दिसंबर 2022 तक 1903 करोड़ रुपए की प्रबंधन अधीन संपत्ति है और यह कंपनी जो है वो 9 लाख लोगों को अपनी सेवाएं दे चुकी है। 10 फरवरी 2023 को कोटक बैंक ने सोनाटा फाइनेंस के 100% स्टेक्स 537 करोड़ में खरीदने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्लाइस का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय। तो देखा जाए तो 4 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने फिनटेक स्टार्टअप है स्लाइस के असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। विलय का उद्देश्य है देश के अन्य राज्यों के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तकनीकी सक्षम वित्तीय पहुंच के विस्तार को तेजी लाना। बेंगलुरु स्थित जो स्लाइस है उसका मूल्यांकन वर्ष 2022 में लगभग 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया और स्लाइस स्टार्टअप की शुरुआत जो हुई थी वो 2016 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया। तो देखिए 12 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई के अनुसार पेटीएम ने नो योर कस्टमर मतलब केवाईसी नियम का उल्लंघन किया। मानक उल्लंघन के मामले में जो रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेमेंट बैंक ने पे आउट ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग नहीं की, साथ ही पे आउट सर्विसेज लेने वाले जो कुछ अकाउंट्स हैं उसमें उसके केस में एक दिन की सीमा की रेगुलेटरी सीलिंग का उल्लंघन किया है। एसएमएस डिलीवरी रिसिप्ट चेक से जुड़े डिवाइस बाइंडिंग कंट्रोल को लागू करने में भी पेमेंट बैंक असफल रहा है। आरबीआई में पुणे के अन्ना साहेब मगर सहकारी बैंक जो है अन्ना साहेब मगर सहकारी बैंक उस पर भी 4 लाख का जुर्माना लगाया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा। तो 12 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी दो कंपनियां, एक है राइट्स लिमिटेड और इरकॉन, इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद जो 14 पहले थी अब बढ़कर 16 हो गई हैं। दोनों कंपनियां केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के शामिल है और इरकॉन भारतीय रेलवे का निर्माण कार्य का संचालन कर रही है। इसका मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब्सटेंशियल इंजीनियरिंग निर्माण में है। और राइट्स लिमिटेड वो भारत में एक अग्रणी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है और ये परिवहन, शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह जलमार्ग और ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं जीआई टैग की ओर। तो देखा है तो बसोहली पश्मीना को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पारंपरिक हस्तकताई तकनीक मतलब ट्रेडिशनल हैंड स्पिनिंग टेक्निक का उपयोग करके कुशल कारीगरों के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, जीआई टैग में दूसरा जीआई टैग जो है वो है याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा को जीआई टैग दिया गया। चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, त्वांग की याक चुरपी और तांगशा वस्त्र को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया गया। खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित
चिपचिपे चावल की एक किस्म है। ये अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। और चुरपी जो है वो एक पनीर उत्पाद है जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर तवांग जिले में होता है और है चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति के जो कपड़ा उत्पादन का अपने आकर्षक डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। तो 1 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। हेल्थवे नामक यह इनिशिएटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। हैदराबाद के मुख्य कैरिजवे और सर्विसेज रोड के बीच जो आउटर रिंग रोड है उस पर स्थित यह ट्रैक 24 घंटे खुला रहेगा, जिससे शहर में साइकिलिंग समुदाय को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसे दक्षिण कोरिया में डेजॉन और सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर बनाया गया है और 23 किलोमीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा ये साइकिलिंग ट्रैक जो है वो नानकराम गुड़ा तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी नरसिंगी और कोलुडू से जोड़ेगा। नेक्स्ट देखें। अब आते हैं प्रतियोगिता दर्पण का पुरस्कार सम्मान में। प्रतियोगिता दर्पण में रह गया था। देखा जाए तो यूरोपीय संसद का आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 देखा जाए तो 19 अक्टूबर 2023 को कुर्दिश मूल के दिवंगत ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संसद के वर्ष 2023 का आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। और इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई क्योंकि हिजाब नहीं पहनने के आरोप में 22 वर्षीय जो महसा अमीनी थी उनको सितंबर 2022 में ईरान में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद पुलिस हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इस घटना के पश्चात देश में रूढ़िवादी इस्लामी धर्म तंत्र के विरुद्ध विश्व भर में प्रदर्शन हुए। महसा अमीनी को मरणोपरांत 13 दिसंबर को यूरोपीय संसद में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022। तो देखा जाए तो अक्टूबर 2023 को तमिल लेखक शिवशंकरी को 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवासम ठीक है सूर्यवासम के लिए के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि था 15 लाख और प्रशस्ति पत्र। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार जो है वो फाउंडेशन के द्वारा मार्च 2023 में देने की घोषणा की गई। अगला देखें तो राजस्थान का राज्य स्तरीय गांधी सद्भावना सम्मान 2023 देखा जाए तो 2 अक्टूबर को राजस्थान का राज्य स्तरीय गांधी सद्भावना सम्मान 2023 जयपुर में एक समारोह में प्रदान किया गया और विजेता रहे बागधारा बांसवाड़ा की संस्था। पुरस्कार राशि मिला 5 लाख। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 28 सितंबर को वर्ष 2023 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार घोषणा की गई। विजेता 4 हैं। एक है यूनिस ब्रुकमैन अमीशा, देश है इनका घाना और अफ्रीका में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संबंध में संघर्ष के लिए इन्हें दिया गया है। फिर एक नेक्स्ट है मदर नेचर ग्रुप्स जो है वो कंबोडिया के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में सक्रियता के लिए दिया गया है। तीसरा है आपको फैलेस ओमिडा जो है केनिया के हैं। ठीक है। और इन्हें भूमि एवं पर्यावरण अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष के लिए दिया गया है। फिर चौथा है आपको एसओएस मेडिटेरेनी। ठीक है, एसओएस मेडिटेरेनी जो दिया गया है भूमध्य सागर में शरणार्थियों के बचाव के लिए संलग्न रहे मानवतावादी ग्रुप को। और इसमें देखा जाए तो इसमें घाना का जो ब्रुकमैन है, ठीक है, जो घाना का जो पहला है यूनिस ब्रुकमैन अमीशा, उसको मानद पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार राशि से तीनों पुरस्कृतों में समान रूप से 29 नवंबर को स्टॉकहोम में एक समारोह में प्रदान की जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2023। देखा जाए तो 26 अक्टूबर को विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिका में लोवा में डे माइंस स्थित वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के मुख्यालय में एक समारोह में प्रदान किया गया और इसके विजेता है हिडी कुन जो है वो अमेरिकी हैं और ये 63 वर्षीय हिडी कुन जो है
वो कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभ संस्था रूट्स ऑफ पीस के संस्थापक हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ पीस के संस्थापक हैं और ये युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विगत 25 वर्षों से कार्यरत रही हैं। पुरस्कार राशि है $2.5 और विजेता को अभी तक प्रदान की गई है $2.5, लेकिन इस वर्ष मतलब वर्ष 2023 से ये पुरस्कार को डबल कर दिया गया, दुगना हो गया और अब ये हो गया है $5 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2023। तो 2 से 9 अक्टूबर को वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये पुरस्कार आपको शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और नोबेल पुरस्कार उपयुक्त 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार 6 पुरस्कार जो है 11 योग्य हस्तियों को प्रदान किया गया। ठीक है, और स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। आगे है कि नोबेल शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। केवल शांति पुरस्कार है उसको दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में और बाकी सभी को स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, पुरस्कार राशि को इस बार बढ़ा दिया गया है। पहले था 10-10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो कि लगभग इंडियन करेंसी में 7.25 करोड़ हो जाते थे और अमेरिकी डॉलर में 8.8 लाख होते थे। ठीक है, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया है, मतलब 9.86 लाख अमेरिकी डॉलर हो गया है और इंडियन करेंसी में ये 8.1 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और इस वर्ष ये पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया है ये हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार में पहले आपको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो कैटेगरी है उसमें दिया गया है कैटलिन कारिको को और ड्रू विस्मैन को। ठीक है, कैटलिन कारिको जो है वो हंगरी मूल के अमेरिकी बायोकेमिस्ट है। ड्रू विस्मैन जो है वो अमेरिकी चिकित्सक व न्यूमोनोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्हें दिया गया है न्यूक्लियोसाइड संशोधन से संबंधित उनकी खोज के लिए जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में सक्षम बनाया। फिर नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में दिया गया है पियरे एगोस्टिनी को जो कि अमेरिका के हैं, फ्रैंक क्रास्ट को दिया गया है जो कि जर्मनी के हैं और एनी एल इलियर को दिया गया है जो कि स्वीडन के हैं। इनको दिया गया है उन प्रायोगिक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में मदद करते हैं। फिर आते हैं रसायन विज्ञान कैटेगरी में। यहाँ दिया गया है मोंगी बावेंडी को जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज से हैं, मतलब MIT कैम्ब्रिज से हैं। और फिर है लुइस ब्रूस जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से हैं और एलेक्सी एक्िमोव जो कि नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क से हैं। ठीक है, और इनको दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। आगे देखें इसमें तो साहित्य के कैटेगरी में जो दिया गया है वो जॉन फॉस्ट को दिया गया है जो कि नॉर्वे के साहित्यकार हैं। योगदान है इनका उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य साहित्यों के लिए जो अनकहे को आवाज देते हैं। ठीक है, और शांति कैटेगरी में दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को, ईरान के हैं। ईरान की महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई तथा मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें दिया गया है। फिर है अर्थशास्त्र कैटेगरी, इसमें दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को जो कि अमेरिका की है। ठीक है, महिलाओं को श्रम बाजार परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है इन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023। तो विजेता है माइकल डगलस। 79 ईयर्स के एज में इन्हें दिया गया है। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और निर्माता हैं। यह पुरस्कार 20 से 28 नवंबर को गोवा में होने वाले जो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है उसमें दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित। 21 अक्टूबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अमेरिका में प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया। 11 जनवरी 2023 को ही
हार्वर्ड लॉ स्कूल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को यह सम्मान देने की घोषणा की थी? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को यूएस का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। तो देखा है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है। अशोक गॉडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल और सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। अशोक गॉडगिल जो है वो अभी वर्तमान में कहा जाए तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले में प्रोफेसर हैं और लॉरेंस बार्कले नेशनल लैबोरेटरी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के पूर्व प्रमुख है सुब्रा सुरेश ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्पिनोजा पुरस्कार। स्पिनोजा पुरस्कार जो है भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोइता को आधिकारिक रूप से यह पुरस्कार जो है वो एक अन्य वैज्ञानिक टोबी कियर्स के साथ 4 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया। नीदरलैंड अनुसंधान परिषद ने 7 जून 2023 को इन पुरस्कारों की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ओर। तो 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 मतलब वर्ष 2021 के लिए जो प्रदान किए गए हैं, तो उसमें देखिए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वहीदा रहमान को। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सेनन दोनों को दिया गया है। कृति सेनन को दिया गया है फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। बेस्ट डायरेक्शन चुना गया है निखिल महाजन को गोदावरी द होली वाटर के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी के लिए। साथ में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर चुने गए हैं सरदार उधम सिंह के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, और स्पेशल ज्यूरी अवार्ड रहा शेरशाह के लिए। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड रहा आरआरआर फिल्म को। ठीक है, स्टंट कोरियोग्राफर किंग सोलोमन को। बेस्ट कोरियोग्राफी रहा आरआरआर का, कोरियोग्राफर हैं प्रेम रक्षित। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दुर्गा भारत सम्मान। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के द्वारा दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया गया, और इस वर्ष ये सम्मान जो है वो पंडित अजय चक्रवर्ती गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स विश्व भारती तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को प्रदान किया गया। ठीक है, देखा जाए तो पंडित अजय चक्रवर्ती जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं। इन्हें यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत के समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए उनकी अमूल्य भूमिका के लिए प्रदान किया गया। फिर दूसरा है आपको गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये सम्मान जहाज निर्माण, इंजीनियरिंग और रक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, जीआरएसई ने भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है प्रसिद्ध केंद्रीय विद्यालय विश्व भारती, जो कि दुर्गा भारत सम्मान संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसरो को यह पुरस्कार उनके सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इसरो को दिया गया है किस लिए, तो चंद्रयान मिशन का सफल परीक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर। तो विविध में पहला है तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी तट सागर कवच 2023। तो देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 02/23 यानी कि ईस्ट कोस्ट
सागर कवच 02/23 का आयोजन किया और ये अभ्यास जो है वो 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य था समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशालिता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना। अभ्यास के दौरान विशाखापट्टनम, चेन्नई और रामनाथपुरम को संचालित होने वाले डॉर्नियर विमानों और हेलीकॉप्टरों के द्वारा व्यापक हवाई सर्वेक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नौसेना को संयुक्त HADR अभ्यास चक्रवात 2023। देखा जाए तो 9 से 11 अक्टूबर 2023 को वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 को गोवा में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में तीनों सैन्य बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचन संगठन में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास 2023 में संस्करण जो है इसमें मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रभावित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। इस अभ्यास में विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, DRDO और मित्र देशों की भागीदारी देखी गई है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर यानी अपॉइंटमेंट्स। तो देखा है तो भारत के निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं राजकुमार राव जो कि अभिनेता हैं। फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए। तो वे हुए अमूल मजूमदार, मुंबई के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्थायी निदेशक नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं चितरंजन त्रिपाठी, प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक और गायक हैं। नेक्स्ट है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं गोकुल सुब्रमण्यम। अब आते हैं निधन की ओर। निधन में पहला है डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता। ये प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता का असम के दिसपुर में निधन हो गया। नेक्स्ट है लुईस ग्लक। लुईस ग्लक जो है वो वर्ष 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। अमेरिका के प्रसिद्ध कवयित्री लुईस ग्लक का निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर। पहला है भारत की महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। तो अक्टूबर 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत की महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मुंबई टीम के पूर्व कप्तान व घरेलू क्रिकेट में धुरंधर रहे अमोल मजूमदार को नियुक्त किया। शिकागो मैराथन है नेक्स्ट है शिकागो मैराथन, जिसमें 8 अक्टूबर को शिकागो मैराथन हुआ था। कहाँ? तो बैंक ऑफ अमेरिका में 45वीं शिकागो मैराथन दौड़ हुआ, जिसमें केनिया के कैल्विन कैप्टन जो हैं वो नए विश्व रिकॉर्ड के साथ जीते। जो दौड़ थी वो कुल 42.195 किलोमीटर की दौड़ थी और कैल्विन कैप्टन जो है वो 2 घंटे 35 सेकंड में से पूरा कर लिए। ठीक है, यहाँ देखिए पुरुष वर्ग में कैल्विन कैप्टन जो कीनिया के हैं 2 घंटे 35 मिनट लगा इनको। द्वितीय स्थान पर है बेसन किपरूटो, ये भी कीनिया के हैं, 2 घंटे 4 मिनट 2 सेकंड लगा इन्हें। तीसरे स्थान पर है बशीर आबदी, बेल्जियम के हैं, 2 घंटे 4 मिनट 32 सेकंड लगा इन्हें। महिला कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा सिफान हसन, नीदरलैंड के हैं, 2 घंटे 13 मिनट 44 सेकंड लगा। रूथ चैप्टन गेटिच, ये भी कीनिया के हैं, 2 घंटे 15 मिनट 37 सेकंड लगा इन्हें, दूसरे स्थान पर रही। मैगर्टू आलेमू इथियोपिया के हैं, 2 घंटा 17 मिनट 9 सेकंड लगा इन्हें। ठीक है, महिला कैटेगरी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं दिल्ली अर्ध मैराथन 2023 में। अर्ध मैराथन जो होता है यानी आधा मैराथन वो हुआ 21.097 किलोमीटर का दौड़। ठीक है, और ये 15 अक्टूबर को हुआ था नई दिल्ली में। 18वीं दिल्ली अर्ध मैराथन संपन्न हुआ। परिणाम देखें तो पुरुष वर्ग में जो विजेता है वो है कीनिया के डैनियल एबेनियो। ठीक है, डैनियल एबेनियो, इनको लगा 59 मिनट 27 सेकंड। फिर आपको द्वितीय स्थान पर रहे चार्ल्स मटाटा, कीनिया के हैं, 1 घंटा 5 सेकंड लगा। तीसरे स्थान पर रहे इथियोपिया के आडिशु गोबेना,
1 मिनट 51 सेकंड लगा। फिर आते हैं महिला कैटेगरी में। अल्माज अयान, अल्माज अयाना जो है इथियोपिया के हैं, 1 मिनट 7 सेकंड 58 सेकंड लगा। 1 घंटा 7 मिनट 58 सेकंड। स्टेला चिशांग युगांडा के हैं, 1 घंटा 8 मिनट 28 सेकंड है। वायोला चेपगेनो कीनिया के हैं, 1 घंटा 9 सेकंड, 1 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड लगा। भारतीय धावकों का स्थान इसमें अगर हम देखें, इस दिल्ली अर्ध मैराथन में, तो भारतीय जो धावक थे उसमें पहले स्थान पर रहे अभिषेक पाल, 1 घंटा 4 मिनट 7 सेकंड। दूसरे स्थान पे है कार्तिक कुमार, 1 घंटा 4 मिनट 8 सेकंड। तीसरे पे है सावन बरवाल, 1 घंटा 4 मिनट 17 सेकंड। महिला कैटेगरी में देखिए कविता यादव 1 घंटा 17 मिनट 42 सेकंड। रीमा पटेल 1 घंटा 17 मिनट 48 सेकंड। पूनव दिनकर सोनून 1 घंटा 17 मिनट 49 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आते हैं राइडर कप की ओर। राइडर कप 2023 गोल्फ का कप है। गोल्फ में पुरुषों का 44वां जो राइडर कप है, उसके लिए इटली में रोम में यह अमेरिका और यूरोपीय टीमों के बीच खेला गया मुकाबला था, जिसमें यूरोप का पलड़ा भारी रहा। यूरोप जो है वो 16 1/2 और 11 1/2 के अंतर से अमेरिका को हरा दिया। ये आयोजन जो हुआ था, ये 2-2 वर्ष के अंतराल पे होता है। अमेरिका व यूरोप के बीच बारी-बारी ये खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं चीन टेनिस ओपन की ओर। चीन ओपन है जो कि टेनिस का है, 2023 का। अक्टूबर 2023 में चीन में बीजिंग में चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। एकल पुरुष एकल में विजेता रहे जनिक सिनर जो कि इटली के हैं। उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव रूस के। पुरुष युगल देखा जाए तो इवान डोडिग क्रोएशिया के हैं, विजेता रहा। और साथ में ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका के। उप विजेता है वेस्ले कुलहॉफ नीदरलैंड के और नील स्कूप्सकी ब्रिटेन के। महिला एकल में विजेता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड के और उप विजेता है ल्यूडमिला शामसोनोवा रूस के। महिला युगल में विजेता है मैरी वुजकोवा चेक गणराज्य के और सारा धर्मो स्पेन के। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टूरे पैन पैसिफिक टेनिस 2023। टूरे पैन पैसिफिक टेनिस 2023 देखा जाए तो ये अक्टूबर में हुआ था, टोक्यो में हुआ संपन्न। और ये महिलाओं का 38वां टूरे पैन पैसिफिक ओपन टेनिस था, जिसमें एकल पुरस्कार जो है वो रूस के वेरोनिका एडवर्डोविना केद्रेमेतोवा के नाम रहा। ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट था। उपविजेता रहे जेसिका पेगुला अमेरिका के। युगल विजेता रहे उल्रिकी इकेरी नॉर्वे के और इनग्रिड नील एस्टोनिया के। उप विजेता है तेरी होजोमी और माकोटो निनोमिया जापान की जोड़ी। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं फॉर्मूला 1 रेस की ओर। तो फॉर्मूला 1 रेस में विश्व चैंपियन देखा जाए तो अक्टूबर 2023 में फॉर्मूला 1 चालक है मैक्स वर्स्टापेन, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं और लगातार ये तीसरा वर्ष वो फॉर्मूला 1 रेस में विश्व चैंपियन बने। वर्ष 2013 की कुल 22 रेसों में से 5 रेसों के शेष रहते ही अपने अंकों का जो कुल अंतर है या कुल संख्या कहा जाए तो इतना कर लिया है कि शेष जो 5 रेस बचे हैं, अगर उसके परिणाम इनके इनके तरफ नहीं भी रहते हैं तो इस स्थिति में भी इनका रैंक 1 जो है वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, और ये लगातार तीसरा वर्ष है जब इन्होंने फॉर्मूला 1 रेस में विश्व खिताब अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2023 में। 17 से 22 अक्टूबर को डेनमार्क में एरेना फिन में संपन्न डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल खिताब जो है, ठीक है, पुरुष युगल खिताब को छोड़कर शेष चारों खिताब जो है वो चीनी खिलाड़ियों ने ही अपने जीत लिए हैं। ठीक है, पुरुष एकल विजेता रहा वेंग होयांग चीन के और उप विजेता है ली जी जिया मलेशिया के। महिला एकल में विजेता है चेन यूफी चीन के और उप विजेता है कैरोलिना मरीन स्पेन के। नेक्स्ट है पैरा एशिया खेल 2023। 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में चौथे एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। 42 देश के लगभग 4000 पैरा एथलीट इन खेलों में शामिल रहे और भारत ने इन खेलों में भी 111 पदक जीते, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य है। इस जीत के साथ
अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया इन्होंने और पदक तालिका में 5वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है। और भारत में 446 सदस्यों का दल भेजा था और जिनमें 303 खिलाड़ी थे, 191 पुरुष कैटेगरी के और 112 महिला खिलाड़ी शामिल थे। ठीक है। और रेस्ट जो टीम सदस्य थे। और भारतीय खिलाड़ियों ने 17 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया और इनमें से 12 में कोई ना कोई पदक जीता जरूर है। ठीक है। और देखा जाए पदक तालिका में तो चीन रहा पहले स्थान पर कुल 521 पदक के साथ, जिसमें 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य पदक है। दूसरे स्थान पे ईरान है 131 पदक के साथ। जापान तीसरे स्थान पर है 150 पदक के साथ और दक्षिण कोरिया 103 पदक के साथ आपको चौथे स्थान पे है। ठीक है। और भारत जो है वो 5वें स्थान पे है 111 पदक के साथ। ठीक है। यहाँ देखा जाए गोल्ड जो है वो दक्षिण कोरिया का एक ज्यादा है। ठीक है। गोल्ड से आंका जाता है, इसलिए दक्षिण कोरिया एक पायदान ऊपर है। ठीक है। और भारत 29 गोल्ड के साथ, 31 रजत के साथ और 51 कांस्य के साथ कुल 111 पदक जीते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं पैरा एशिया खेल में जो भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता है। ये सारा लिस्ट जो है वो आपको स्वर्ण पदक विजेताओं का लिस्ट है। ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट जो पैरा एशिया खेल में जीते हैं, जिसमें अंकुर धामा ने एथलेटिक्स में जीता है पुरुष की 5000 मीटर की दौड़ में। फिर आपको निशांत कुमार ने एथलेटिक्स में, शैलेंद्र कुमार, प्रणव सुर, अवनी लेखड़ा, निशानेबाजी में अवनी लेखड़ा है। ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज में और आपको जितने पदक जीतने वाले हैं, गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, उनका लिस्ट है। ये आपको हम पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 19वां एशियाई खेल। ठीक है। एशियाई खेल भी हांगझाओ चीन में ही हुआ था। ठीक है। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुआ और ये 19वीं एशियाई खेल था। ठीक है। भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 पदक जीते, 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर रहा। 45 देशों के 12,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हांगझोउ एशियाड में भाग लिया। इन खेलों में 41 देश कोई ना कोई पदक जीतने में सफल रहा। शुभंकर जो था वो था कांग कांग, लियान यान और चेन चेन, जिन्हें मेमोरीज ऑफ जियांगनान कहा जाता है। ठीक है। आदर्श वाक्य यानी जो मोटो था वो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। खेलों का जो आधिकारिक गीत था वो था विथ यू एंड मी। गाया था किसने? तो एंजेला झांग और अन्य ने गाया था। फिर देखा जाए तो एशियाई खेल 2023 में 655 सदस्यीय भारतीय दल गया था भाग लेने और भारतीय ओलंपिक संघ का जो उपाध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र सिंह बाजवा। भारतीय दल के प्रमुख यानी चीफ डेमिशन थे वो। और पुरुष की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ओलंपियन महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजवाहक के दायित्व में थे। फिर भारत ने सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जो है वो निशानेबाजी में और 6 स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में जीते। भारत के लिए सर्वाधिक 3-3 स्वर्ण पदक जो है वो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने कंपाउंड तीरंदाजी में जीते। भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं का जो लिस्ट देखा जाए तो भारत के पुरुष कबड्डी टीम, फिर आपको पुरुषों के कबड्डी टीम जो थे भारत का, ये भारत का लिस्ट है। फिर महिला कबड्डी टीम, पुरुषों का क्रिकेट टीम, महिलाओं का क्रिकेट टीम, पुरुषों की हॉकी टीम, पुरुषों की स्क्वैश टीम, ज्योति सुरेखा वेनम, ओजस देवताले कंपाउंड तीरंदाजी मिक्स्ड टीम में है। ठीक है। फिर आदित्य ज्योति और परनीत तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में, अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावकर कंपाउंड तीरंदाजी पुरुष टीम इवेंट में, ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस देवताले कंपाउंड तीरंदाजी में। ठीक है। ये पूरा लिस्ट है आपको। ठीक है। ये दिया गया है और इसमें देखें तो 8 अक्टूबर तक समापन हो गया, 8 अक्टूबर को। और भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे हॉकी खिलाड़ी वो पीआर श्रीजेश थे। आगामी 20वां एशियाई खेल अब 3 वर्ष के बाद सितंबर अक्टूबर में 2026 में जापान में आईची व नयोगा में होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आपको पदक तालिका में पहले 10 राष्ट्र का लिस्ट दिया गया है। पहले स्थान पर चीन था 383 पदक के साथ, 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य के साथ। उसी तरह से देखा जाए तो भारत इसमें चौथे स्थान पर था 107 पदक के साथ, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ। ठीक है।
नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो ये 11 से 15 अक्टूबर को हुआ। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हुआ और ये 62वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु में संपन्न हुआ। सर्वाधिक 220 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप रेलवे ने जीती है और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित हुए मनु डीपी सेना के। महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित हुए यमुना लदकत महाराष्ट्र के। ठीक है, ये विजेताएं हैं। ठीक है, ये पुरुष कैटेगरी के विजेता हैं और आगे आपको महिला कैटेगरी के विजेता हैं भारत का। ठीक है, इन दोनों का पीडीएफ आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा पूरा लिस्ट। अब आते हैं खेल कूद की ओर। खेलकूद में पहला है अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता। तो 17 से 22 अक्टूबर 2023 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया था। महिला एकल में विजेता रहे उन्नति हुड्डा भारत के। उपविजेता रहे सामिया इमाद फारूकी भारत के। महिला युगल में विजेता रहे अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो दोनों भारत के। उपविजेता रहे डेनमार्क के जूली फिन्ने इप्सन और माई सूरो दोनों डेनमार्क के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023। तो हाल ही में इटली में सार्डिनिया में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई। ओपन वर्ग में भारत के रौनक साधवानी ने 8.511 के स्कोर करते हुए जीत हासिल किया। ओपन वर्ग में नेस्ट्रोव दूसरे स्थान पर और अलेक्साकिस तीसरे स्थान पर रहे। इस चैंपियनशिप में लड़कियों के वर्ग में अजरबैजान के गुआर बैदुलेयेवा ने 9-11 के स्कोर के साथ जीत हासिल की है। लड़कियों के वर्ग में जेनिया बालाबायेवा दूसरे स्थान पे है और जेनेब सुल्तान बेग तीसरे स्थान पर रही। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शुभमन गिल, वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। तो देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाज है शुभमन गिल, जो कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। 22 अक्टूबर को शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और गिल ने 38 पारी में यह उपलब्धि प्राप्त की है, जबकि हाशिम आमला जो है वो 40 पारियों में 2000 रन बनाए थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग दिवस की ओर। पहला है 1 अक्टूबर में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, जिसका थीम है वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए नारियल क्षेत्र को कायम रखना, यह थीम। फिर नेक्स्ट है 2 अक्टूबर में विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे। लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। 4 अक्टूबर में आते हैं विश्व पशु दिवस, जिसका थीम है बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें। ठीक है, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। इसका थीम था हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। 6 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। ठीक है, इसका थीम था एक साथ और अधिक मजबूत। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। चलिए आगे है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस, जिसका थीम है विश्वास के लिए एक साथ एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना। 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव का अधिकार। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम है लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। 13 अक्टूबर को मनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। थीम था लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। 13 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व अंडा दिवस, जो कि अक्टूबर का दूसरा सप्ताह होता है। ठीक है, और स्वास्थ्य भविष्य के लिए अंडा इसका थीम था। 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस। थीम है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण,
अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 3 को शामिल करना। आगे देखें 15 अक्टूबर में, तो 15 अक्टूबर को मनाया गया ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है ग्रामीण महिलाओं सभी के लिए अच्छा भोजन तैयार कर रही हैं। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, इसका थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व एनेस्थीसिया दिवस, थीम था एनेस्थीसिया और कैंसर देखभाल। 17 अक्टूबर को मनाया गया है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान को व्यवहार में लाना। फिर आता है 20 अक्टूबर, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, जीवन भर बेहतर हड्डियों का निर्माण, इसका थीम रहा। 24 अक्टूबर को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस, थीम है सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। 24 अक्टूबर को एक और मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। और फिर लास्ट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप onlinestudycenter.in पे जाकर पीडीएफ सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।